तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, विलियन सॉल्यूशन। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये हमारा टॉपिक है क्या, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ओके, तो देखो बच्चों, हिमांक अवनमन डिस्कस करूं, पहले मैं हिमांक को परिभाषित कर दूं। ओके, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिमांक अवनमन। ओके, तो देखो बच्चों, किसी भी द्रव्य का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव्य की ठोस एवं द्रव अवस्थाएं साम्य में होती हैं। बात समझ गए ना, कि एक ऐसा ताप जहां पर किसी भी द्रव्य की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में होती हैं, और दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। क्योंकि जब दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में है, तो उन दोनों के ऊपर जो वाष्प दाब लग रहा होगा बिल्कुल बराबर लग रहा होगा, तो उसे बोला गया है हिमांक। द्रव्य का जो हिमांक होता है उसके वाष्प दाब के समानुपाती होता है। मीन्स जिसका वाष्प दाब ज्यादा, ऐसे द्रव्य का हिमांक भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होता है। तो हम जानते हैं कि विलायक का जो वाष्प दाब है वो ज्यादा होता है, और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि विलयन का हिमांक उसके विलायक के हिमांक से कम होगा, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम है तो हिमांक उसका कम होगा, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है तो उसका हिमांक ज्यादा होगा। तो अब हम आते हैं कि हिमांक अवनमन क्या है। तो हिमांक अवनमन कहलाता है विलायक का जो हिमांक है, ठीक है, उसमें से विलयन का हिमांक घटा दो, तो ये जो वैल्यू आएगी वो है हिमांक अवनमन। समझ गए ना, कि हिमांक अवनमन मतलब विलायक का हिमांक और विलयन के हिमांक का एक अंतर है, तो इसी को बोला गया है हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ। तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ, विलायक का हिमांक को हमने टी नॉट एफ से व्यक्त किया है और विलयन का हिमांक टी एफ से। तो देखो, एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं, यहां पर वाष्प दाब लिया गया है, यहां तापमान, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट ये दिख रहा है। तो जो पहला पॉइंट है ये विलायक के लिए दिया है ग्राफ, और ये किसका है बच्चों, विलयन का। तो विलायक के ग्राफ में ये जो पॉइंट दर्शाया है मैंने, ये वो पॉइंट है जहां पर एक ठोस और एक द्रव एक दूसरे के साथ क्या है, साम्य में है। तो ये पॉइंट जो है विलायक का, ये जो पॉइंट आया तापमान की अक्ष पर मिलाएं, तो ये जो तापमान की अक्ष पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये हो गया विलायक का हिमांक, और यहां पर उसका अपना कुछ वाष्प दाब है। ठीक है, अब आपने उसमें विलेय मिलाया, तो विलेय मिलाने से वाष्प दाब नीचे की तरफ घटा, तो वाष्प दाब घटेगा तो विलयन का जो जल का शुद्ध जल है उसका जो, या विलायक जो शुद्ध था उसका हिमांक भी घटेगा। तो एक पॉइंट जितना यहां पर वाष्प दाब घटा, ठीक उसी के सापेक्ष हम हिमांक में या ताप में जो विलयन बना उसके हिमांक में या ताप में कमी नोट करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहां पर ताप अक्ष को मिलाएं, तो ये जो ताप पॉइंट मिलेगा ये हो गया विलयन का क्या बच्चों, हिमांक। तो यहां पर विलयन की द्रवावस्था थी और यहां ठोस थी, है ना, और इस पॉइंट पर विलायक की द्रव ठोस थी, आपने उसमें विलेय मिलाया, वास्तव में कमी आई, तो यही पॉइंट जो हिमांक वाला शुद्ध जल का था, यही पॉइंट पीछे की तरफ गया, मतलब तापमान घटा, और इस पॉइंट पर जाके जो है एक साम्य लागू हो गया। तो यहां पर जो ठोस अवस्था है वो विलेय और विलायक दोनों के लिए तो सेम है, सॉरी, ठोस अवस्था जो है विलायक, शुद्ध विलायक और विलयन की ठोस अवस्था दोनों के लिए समान होगी। मतलब यहां पर ये जो एक ही ग्राफ में ये एक लाइन आ रही है, तो जो ठोस अवस्था चाहे शुद्ध विलायक की हो तो भी वो जल से या विलायक से बनी होगी, और विलयन में भी ठोस अवस्था अगर आई होगी तो वो केवल विलायक की होगी, क्योंकि जो विलेय आप मिला रहे हैं वो केवल द्रव में घुल जाएगा। मतलब आप ऐसे समझें कि ये रखा था आपका शुद्ध जल, ठीक है, और ये है यहां पर, तो ये है द्रव और ये क्या है, ठोस बर्फ। तो इसका वाष्प दाब आपने यहां
Vp मान लो 1 कर दिया, ठीक है। तो इस समय जो उवास दाब था Vp 1 था, फिर आपने इसमें सोल्यूट मिलाया, ठीक है, विलेय मिलाया। तो विलेय जो मिलाओगे तो वो केवल कहां घुल जाएगा, जाके इस वाले पार्ट में, ड्रॉप। तो ठोस अवस्था तो दोनों के लिए सेम हुई ना। तो जब विलयन में हिमांक अवनमन होगा और आपसे पूछा जाए कि विलयन की ठोस अवस्था का संघटन क्या होगा, तो ध्यान रखें विलयन की ठोस अवस्था का संघटन जो है वो वही रहेगा जो विलायक का है, क्योंकि विलेय पदार्थ केवल द्रवावस्था में घुलेगा और उस समय जो वाष्प दाब मिलेगा, मान लो P2 है, यहां Vp2 ले लें, तो Vp2 लेस देन Vp1, इसलिए T नॉट जो Tf है T नॉट F से कम हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा और इस तरह से हमें अणुसंख्या गुणधर्म से लें तो डेल्टा Tf क्यों आया, ये जो अंतर आया हिमांक में, क्यों, क्योंकि आपने विलेय मिलाया था। तो डेल्टा Tf समानुपाती मूललता, विलयन के मूललता या विलय के मूलों की संख्या। और आगे बढ़े तो समानुपाती चिन्ह हटा दें तो एक स्थिरांक आ गया Kf। तो यहां पर जो Kf है इसको बोलते हैं मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और m जो है मूललता है, ठीक है। यहां पर ये क्या है बच्चों, मूललता। तो चूंकि मूललता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा विलय का अणुभार गुणा 1000 बटे विलायक की मात्रा, तो मैंने इसको रख दिया मूललता की जगह ये संबंध को, तो हमारा डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू WB अपॉन MB इंटू 10⁻³ अपॉन WA। और MB निकालना है तो डेल्टा Tf को MB की जगह कर दो, तो ये बन गया विलेय के अणुभार निकालने का सूत्र और ये विलयन के हिमांक का। और इस तरह से WB विलय की मात्रा, MB विलय का अणुभार, WA विलायक की मात्रा। और यहां पे बता दूं कि जब आप TF निकालोगे, है ना, तो ये हो जाएगा T नॉट F माइनस डेल्टा TF। मतलब विलयन का हिमांक निकालना है तो पहले डेल्टा TF निकालोगे और उसे विलयन के शुद्ध विलायक के हिमांक से घटा दो, तो आपका विलयन का क्या निकलाएगा, हिमांक। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहां पर अभी हमने देखा डेल्टा Tf इक्वल टू Kf इंटू m की जगह मैंने 1 मोल पर किलोग्राम कर दी, तो डेल्टा Tf इक्वल टू Kf। इस तरह से 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय मिलाने पर विलायक के हिमांक में कमी विलायक के लिए क्या कहलाता है बच्चों, मूलल अवनमन, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यह विलायक का विशिष्ट गुणधर्म है, ना कि विलयन का। मतलब हर एक विलायक के लिए अपना एक निश्चित मान होगा, ठीक है, और हर एक विलायक के लिए इसका मान स्थिरांक होगा। तो यहां तक बात समझ गए Kf और Kf की यूनिट, तो डेल्टा Tf अपॉन m, डेल्टा Tf केल्विन, m मोलल, मूललता है मोल पर किलोग्राम में, तो Kf का आ गया केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जल के लिए जो Kf है 1.86 होता है, बेंजीन के लिए 5.12 होता है, कपूर के लिए 39.0 होता है। सबसे ज्यादा Kf की वैल्यू कपूर के लिए होती है 39, मतलब 1 किलोग्राम कपूर लेकर आप उसमें 1 मोल विलेय मिला दें तो उसका हिमांक 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाएगा। इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा क्रायोस्कोपी, मतलब है हिमांक मापी विधि, मतलब हिमांक अवनमन के आधार पर विलेय के अणुभार ज्ञात करने की विधि इसमें किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी है। अब आता है Kf कैसे निकाला जाता है, तो देखो जैसे Kv की सूत्र थी बिल्कुल वही Kf का है, बस वहां Tv था, यहाँ T नॉट Tf हो जाएगा, तो MAR इंटू TF नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा HF इंटू 10⁻³ यहां पर जो ये कहलाता है, ये जो डेल्टा HF स्टैंडर्ड है, इसको बोलते हैं मूलल गलन एंथैल्पी, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने की एंथैल्पी, है ना। और Tf तो आप पढ़ ही चुके हैं कि विलायक का हिमांक है। और आगे बढ़े तो डेल्टा Tf नॉट अपॉन Ma, LF गलन की गुप्त ऊष्मा है जो कि ग्राम में होती है, और इस तरह से यहाँ पर हम ये यूज कर दें तो Ma और डेल्टा HF हट जाएगा तो हमारा LF आ जाएगा। और एक रिलेशन और बताया था मैंने आपको कि डेल्टा, ठीक है,
एफ इक्वल टू होता है यहाँ पर डेल्टा एस एफ इंटू टी नॉट एफ, इसीलिए मैंने यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यह आ जाएगा डेल्टा एच एफ इक्वल टू हाँ एस एफ इंटू ये है। तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू रख दी मैंने इस संबंध में, तो एक संबंध और निकलाया एंट्रोपी के आधार पर, तो एक संबंध ये भी है टी एफ का। अगर विद्युत अपघट्य लिए गए हैं तो डेल्टा टी एफ मूलरता या मूललता की समानुपाती लेना है अनअपघट्य, ठीक है। और जो विलयन का हिमांक निकालना है टी एफ, वो ध्यान रखें मूलरता के व्युत्क्रमानुपाती लेना है या डेल्टा टी एफ के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि ये अवनमन कमी को व्यक्त करता है। इसका मतलब डेल्टा टी एफ ज्यादा तो विलयन का हिमांक कम आएगा, या टी एफ आपको देखना है तो एम बी विलय के अणुभार से भी देख सकते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया, अगर मूललताएं दोनों सबकी तीनों की हमने 1-1 ले ली तो टी एफ तीनों के बिल्कुल समान आएंगे और हिमांक में अवनमन भी बिल्कुल समान आएगा। मतलब विद्युत अनअपघट्य है तो उनकी मूलताएं समान है तो उनके हिमांक समान होंगे, उनके हिमांक अवनमन भी समान होंगे। और मात्राओं के बेस पर बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना है कि अगर आपको मात्राएं दे रखी हैं जैसे यहाँ पर कि ग्लूकोज है ना, और यूरिया है और यहाँ 10 ग्राम पर लीटर ले लिया जाए, 10 ग्राम पर लीटर ले लिया जाए, तो मोलारिटी निकालोगे तो 10/180 और ये 10/60 होगा। तो इसका मतलब है डेल्टा टी एफ के बेस पर देखें तो डेल्टा टी एफ किसका, यूरिया का ज्यादा होगा, डेल्टा टी एफ किसका बच्चों, ग्लूकोज। और अगर अब ये पूछा गया है तो टी एफ ग्लूकोज का ज्यादा होगा टी एफ यूरिया से। तो मात्राओं के बेस पर पूछा गया हो, सांद्रताओं के बेस पर तो अणुभार से कंपेयर करना है, जिसका अणुभार ज्यादा उसका डेल्टा टी एफ कम आएगा, ठीक है, और टी एफ ज्यादा आएगा। इस तरह से विद्युत अनअपघट्य होने पर, विद्युत अपघट्य होने पर, सॉरी यहाँ पर अनअपघट्य लिखा, ये है विद्युत अपघट्य होने पर, ठीक है। अगर मान लो आपको विद्युत अपघट्य दिए गए हैं, विद्युत अपघट्य मतलब जो आयनों में टूट सकते हैं, तो डेल्टा टी एफ में समानुपाती होगा आयोटा इंटू मोलारिटी और टी एफ होगा 1/आयोटा इंटू मोलारिटी। जैसे यहाँ पर देखो ग्लूकोज NaCl, CaCl2, AlCl3, K4FeCN6 मोलरताएं आपको दी गई है आयोटा, ठीक है, एक एक मोलर सबका है विलियन। आयोटा ग्लूकोज का 1, NaCl का 2, CaCl2 का 3, AlCl3 का 4, K4FeCN6 का 5। तो आयोटा इंटू एम की वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब डेल्टा टी एफ सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा बच्चों, जहां आयोटा इंटू एम ज्यादा है, मीन्स K4FeCN6। और टी एफ की वैल्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हिमांक मिलेगा उसका आएगा जहां पर आयोटा सबसे कम है, क्योंकि हिमांक और हिमांक अवनमन एक दूसरे के उल्टा है। तो ग्लूकोज के विलयन का हिमांक सबसे ज्यादा होगा और K4FeCN6 का हिमांक सबसे कम होगा। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आते हैं डेल्टा टी एफ तथा डेल्टा टीवी में संबंध। तो देखो समान विलयन हो, मतलब विलय एक समान लिया हो, विलायक समान लिया गया हो, तो ये रिलेशन है डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टीवी इक्वल टू के एफ अपॉन केवी। बस हमें के एफ के भी पता हो या इनमें से कोई एक वैल्यू डेल्टा टी एफ पता हो तो डेल्टा टीवी निकालेंगे और डेल्टा टीवी से विलयन का क्वथनांक भी निकाल सकते हैं। ओके, फिर डेल्टा टी एफ तथा आर एल वीपी में भी संबंध है तो बिल्कुल वैसा ही संबंध निकलेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 10⁻³ अपॉन एम ए इंटू डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। जैसा मैंने डेल्टा टीवी में निकाला था बस के एफ की जगह के भी कर दिया था, तो बिल्कुल सेम वही संबंध है। फिर एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यूरिया के जली विलयन का क्वथनांक इतना है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड, के एफ और के बी के मान दे दिए हैं, तो हिमांक क्या होगा। तो हमें ये संबंध लेना होगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। हमें डेल्टा टी एफ पहले निकालना है ताकि हम विलयन का हिमांक निकाल सकें। तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ और हिमांक में अवनमन, तो ये जल का विलयन है तो इसमें 0.18 जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हिमांक में उन्नयन है,
और यहाँ पर 1.86 अपॉन 0.52, तो डेल्टा TF आया 0.654। तो TF निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, TF निकालने के लिए विलयन का हिमांक मीन्स से यहाँ पर हम ले लेंगे कि ये तो हो गया हमारे पास T स्टैंडर्ड F H2O माइनस डेल्टा TF। तो जल के लिए 0 होता है माइनस ये, ठीक है, और TF निकालना है तो जल का ये माइनस में हो गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आप इसे सेंटीग्रेड में निकालना चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 0.654। तो इस तरह से माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ गया विलयन का क्या बच्चों डिग्री सेंटीग्रेड में हिमांक। आप इसे केल्विन में लेना चाहें तो केल्विन में बदल लें, ठीक है। फिर आता है दूसरा है कि 100 ग्राम जली विलयन में 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो जली विलयन का हिमांक क्या होगा, KF दे रखा है। तो देखो डेल्टा TF इक्वल टू KF, तो यूरिया के मोल और ग्लूकोज के मोल दोनों ले लो इंटू 10⁻³ अपॉन WA। तो यहां पर जो है 100 ग्राम जली विलयन में 5 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज है, तो कितना विलायक हुआ, WA क्या है बच्चों, विलायक। तो विलायक चूंकि पूरा विलयन ही 100 ग्राम का है, तो 100 ग्राम में से 15 ग्राम यूरिया और ग्लूकोज के हटा दो, तो बाकी जो बचे 85 ग्राम वो हो गया विलायक की मात्रा। बस हम संबंध में रखेंगे, तो डेल्टा TF आ रहा 3.31, तो TF केल्विन में निकाल दिया 269.69 केल्विन। बात क्लियर है। ऐसे ही अणुभार निकाले गए हैं, आपको सब कुछ दे रखा है, MB की वैल्यू निकालनी होती है। फिर हम आते हैं, एक डेफिनेशन आती है हिमरोधी पदार्थ। तो देखो बच्चों, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो जल में मिला दिए जाएं तो जल के हिमांक को कम कर देते हैं। मतलब जल 0 डिग्री से नीचे भी हो जाए ठंडा तो भी नहीं जमता, तो इसी को बोला गया है हिमरोधी पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थ जो जल के हिमांक को कम कर देते हैं। वैसे तो लगभग सभी लवण में ये गुण होता है, लेकिन लवण से जल की गुणवत्ता खराब हो सकती है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक पदार्थ ही यूज किए जाते हैं इसके लिए। और इन पदार्थों का उपयोग ठंडे देश में गाड़ी के रेडिएटर में प्रयुक्त जल, औद्योगिक जल, इसके अलावा बॉयलर के जल को जमने से बचाने में किया जाता है। और सबसे ज्यादा यूज होता है एथाइलिन ग्लाइकोल, इसके अलावा ग्लिसरॉल का भी है, अल्कोहल का भी यूज होता है। मुख्य रूप से एथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र है CH2OH CH2H, अणुभार है 60। जल की कोई निश्चित मात्रा आपको बता दी जाए और उसे जमने से रोकने के लिए कितना एथाइलिन ग्लाइकोल लगेगा, इसकी गणना कैसे करें। मतलब मैंने कहा 10 किलोग्राम जल है और वातावरण का तापमान -6 डिग्री है, तो बताएं कितना एथाइलिन ग्लाइकोल लगेगा जो जल को जमने से रोक दे। तो एथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा निकालनी है WB, तो डेल्टा TF इंटू 62 इंटू WA अपॉन KF इंटू 10⁻³ डेल्टा TF आपको क्या करना है, TF ही है, मतलब विलयन वातावरण का तापमान, क्योंकि धनात्मक, मतलब TF वातावरण का तापमान ले लें, तो जो ऋणात्मक है उसी को धनात्मक वैल्यू में ले लें, क्योंकि 0 माइनस फिर माइनस TF की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब वातावरण का ताप ऋणात्मक, तो TF का जो भी वैल्यू न्यूमेरिकल दे रखी है वातावरण का तापमान, उसे धनात्मक ले लें। सीधा सीधा वातावरण का तापमान ले लें यहाँ पर जो है, और वो भी किसमें, धनात्मक में। मतलब ऋण में लिखा है तो आप सिर्फ संख्या ले लें, मतलब सीधा सीधा है, संख्या लेनी है आपको, चिन्ह नहीं लेना। और WA जल की मात्रा जिसको जमने से बचाना है। अब कई बार ऐसा होता है जहां आपको कितना भी जल दे दिया जाए और पूछा जाए इतना एथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया गया है, तो बताएं कि कितना बर्फ जो है बन जाएगा। तो जल की कुल मात्रा में से -WA, यहाँ पर जो WA है वो जल की मात्रा है जिसको जमने से बचाना है या जो जमने से बच जाती है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन से समझते, 50 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल को 1 किलोग्राम जल में मिलाया गया, यदि वातावरण का तापमान -6 डिग्री है तो कितना ग्राम बर्फ पृथक हो जाएगा, TF है। तो बर्फ की मात्रा मतलब जल की कुल मात्रा -WA कैसे निकालोगे आप, KF इंटू एथाइलिन ग्लाइकोल की जो मात्रा आपको बताई गई है इंटू 10⁻³ अपॉन वातावरण का तापमान धनात्मक ले लें इंटू 62, तो 1.86 इंटू 50 ग्राम, ठीक है। थाइलिन ग्लाइकोल लिया गया है 10⁻³, वातावरण का तापमान धनात्मक 6 डिग्री इंटू अणुभार, तो ये है 62, तो ये है 250 ग्राम। मतलब ये इतना पानी जो है ये है जल की मात्रा
जो नहीं जमेगी इथाइलिन ग्लाइकॉल के कारण। तो बाकी जो मात्रा, चूंकि 1 किलोग्राम जल लिया गया तो बाकी मात्रा 750 ग्राम, 1000 में से 250 घटा दें तो 750 ग्राम बर्फ में जम जाएगा। कुल मिला के 1 किलोग्राम जल में से 250 को ही वो बचा पाएगा जमने से, बाकी क्या होगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो इस तरह से। दूसरा है वातावरण का तापमान -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 किलोग्राम जल को जमने से बचाने के लिए कितने ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल की आवश्यकता हो। हम संबंध लेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन 62 इंटू 10⁻³ अपॉन WA। WB है थाइलिन ग्लाइकॉल की मात्रा, WA है जल की मात्रा, ग्राम में डेल्टा TF, तो वातावरण का तापमान धनात्मक ले लें। तो इस तरह से ये वैल्यू करें तो WB आ रहा है 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल मिला दें कितने में बच्चों, 5 किलोग्राम जल में, तो वो -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड वातावरण के तापमान में जमने से रोक देगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करना है। तो ये था हमारा हिमांक में अवनमन। तो अब जो बच्चा है लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो है परासरण दाब, और उसके बाद हम लेंगे वान ठाप कारण और उसके जो है संबंध योजन की कोटि में, संगुणन की कोटि में, और जितने भी ये अणुसंख्यक गुणधर्म में जो करेक्शन किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।